नमस्कार। परख के पिछले अंक में हमने आनंद तेलतुंबड़े के बारे में चर्चा की शुरुआत की थी और मैंने यह प्रयास किया था कि एक सामान्य सा परिचय मैं आनंद तेलतुंबड़े का आपके सामने रख पाऊँ। आज की इस एपिसोड में और शायद आने वाले 2 अन्य एपिसोड्स में हम आनंद तेलतुंबड़े की एक निबंध पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जो निबंध है वह उन्होंने एक पुस्तक की प्रस्तावना के रूप में लिखा है। यह पुस्तक 2016 में प्रकाशित हुई थी और यह पुस्तक जो है मुख्य रूप से डॉक्टर अंबेडकर की एक अप्रकाशित लेखन का प्रकाशन है। और आप सब लोगों को, अगर आप डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को नज़दीक से जानते हैं तो आप लोगों को यह जानकारी होगी कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में इंडिया एंड कम्युनिज्म शीर्षक से एक पुस्तक लिखने की योजना बनाई थी। उन्होंने उसकी एक विशेष सूची भी तैयार कर ली थी, लेकिन उसमें वो सिर्फ एक अध्याय लिख पाए थे। तो यह जो पुस्तक प्रकाशित हुई इंडिया एंड कम्युनिज्म, जिसमें कि आनंद तेलतुंबड़े ने एक इंट्रोडक्शन लिखा है, बड़ा इंट्रोडक्शन है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो उसमें उस एक अध्याय को जो डॉक्टर अंबेडकर लिख पाए थे अपनी प्रस्तावित पुस्तक इंडिया एंड कम्युनिज्म को, उसको शामिल किया गया है और उनके एक अन्य अप्रकाशित लेख को इसमें स्थान दिया गया है। जो आनंद तेलतुंबड़े का जो ये इंट्रोडक्शन है, जो एक बड़ा निबंध है, ब्रिजिंग द अनहोली रिफ्ट, उसमें उन्होंने अंबेडकरवाद और कम्युनिज्म या भारतीय कम्युनिस्टों के बीच में जो एक अलगाव की स्थिति है उसको पाटने की कोशिश की है। और इस संदर्भ में उन्होंने जो एक मौजूदा समझ है उसके बारे में बताया है और फिर उन्होंने बहुत ही विस्तार से, व्यवस्थित तरीके से डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी को देखते हुए यह बताने की कोशिश की है कि कैसे अंबेडकर अपने जीवन के अलग अलग मोड़ों पर कम्युनिस्टों के साथ और कार्ल मार्क्स के विचारों के साथ एक इंटरैक्शन, एक अंतःक्रिया करते रहे। और इन विभिन्न मोड़ों पर उन्होंने कम्युनिस्टों की तीखी आलोचना भी की, ठीक उसी तरीके से जैसे कम्युनिस्टों ने उनका लगातार राजनीतिक विरोध किया। लेकिन आनंद तेलतुंबड़े यह रेखांकित करना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों के आधार पर अगर कोई यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो पूरी तरीके से कम्युनिज्म के खिलाफ थे या फिर वो मार्क्सवादी विचारों को बिल्कुल ही गैर महत्वपूर्ण मानते थे, तो यह निष्कर्ष सही नहीं होगा। बल्कि आनंद तेलतुंबड़े के अनुसार हम यह देख सकते हैं कि असल में भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं कार्ल मार्क्स के विचारों के। हालांकि उन्होंने उसकी तीखी आलोचना भी की, लेकिन उन आलोचनाओं को भी समझने की आवश्यकता है गहराई से, ऐसा आनंद मानते हैं। जो सबसे शुरुआती तर्क आनंद अपने इस बड़े लेख में देते हैं वह यह है कि जिस तरीके से अपने राजनीतिक जीवन के भीतर डॉक्टर अंबेडकर ने विचार व्यक्त किए और ख़ास तौर पे उन्होंने इस बात पर जोर दिया संविधान सभा के भीतर कि अब हमें सत्याग्रह के दौर को या फिर जनसंघर्ष के दौर के बजाय संवैधानिक रास्ते को अपनाना चाहिए, उसे बाद में कई सारे अंबेडकरवादियों ने काफ़ी गंभीरता से लिया। लेकिन और ये असल में जो उनकी पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आरपीआई, जिसे खुद उन्होंने स्थापित किया था, उसमें भी यह विवाद का कारण बना। आनंद के अनुसार 1957 में जो आरपीआई का विभाजन हुआ उसमें जो एक सत्याग्रह की तरफ या फिर जनसंघर्ष, अगर हम एक शब्द इस्तेमाल करें तो जनसंघर्ष की तरफ जो मुड़ने का सवाल था वह एक बड़ा सवाल था। एक गुट था बीसी कामले साहब का और दूसरा गुट था दादा साहब गायकवाड़ का। कामले साहब ने यह तर्क दिया कि जो उनका खेमा है आरपीआई का, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का, वह दुरुस्त खेमा है और जो दूसरा खेमा है वह नादुरुस्त खेमा है। दुरुस्त खेमा कामले साहब के अनुसार इसलिए है उनका खेमा क्योंकि वो संवैधानिक रास्तों से अब लोगों को गोलबंद करते हुए चुनावी राजनीति के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का या दलितों की मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं। दादा साहब गायकवाड़ ने एक अलग तरीके का तर्क प्रस्तुत किया और उन्होंने यह बताया कि जब शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के जो महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के जो अध्यक्ष थे WC वाघमारे, जब वो 1953 में भीमराव अंबेडकर से मिलने दिल्ली गए तो
अंबेडकर ने उनसे यह कहा कि उन्हें इस बात की थोड़ी निराशा या थोड़ा दुख है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों के दलितों के लिए उतना काम नहीं कर पाए जितना उन्होंने शहरी क्षेत्र के पढ़े लिखे तबके वाले दलितों के लिए किया। और उनका यह कहना था कि अगर वो उन्हें मौका मिलेगा तो अब वो ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और उनके इस निर्देश के बाद ही डब्ल्यू.सी. वाघमारे ने मराठवाड़ा क्षेत्र में 1953 में एक जन सत्याग्रह का एक आयोजन किया, जन संघर्ष की शुरुआत की, जिसमें कि 1700 लोग जेल में डाल दिए गए। और ये वो संघर्ष था जिसमें कि कम्युनिस्टों ने भी वाघमारे के साथ भागीदारी की थी। बाद में 58-59 के आसपास दादा साहब गायकवाड़ ने एक बार फिर से इस तरीके का भूमि सत्याग्रह शुरू किया और उसके बाद के दौर में 64-65 में उन्होंने फिर से ऐसा प्रयास किया। लेकिन आनंद इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि ये एक जो सवाल था कि क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संवैधानिक रास्ते को ही सबसे उत्तम मानते थे, यह एक ऐसा प्रश्न था जो बार बार अंबेडकरवादी संगठनों या अंबेडकरवादी आंदोलन में वापस आया। और आनंद तेलतुंबड़े का इस बात पर जोर है कि जो बीसी कांबले का गुट था, जो बाद में जाकर कांग्रेस के काफी नजदीक हो गया, वह असल में शासक वर्गों के लिए तोहफे की तरह था, जहां पर खुद अंबेडकर के द्वारा बनाए गए राजनीतिक दल के लोग यानी कि आरपीआई के लोग यह कह रहे थे कि सीधे तौर पर जो अंबेडकर हैं वो उन्हें संविधान की भूमिका तक ही सीमित कर दिया जाए। और बाद में आनंद तेलतुंबड़े के अनुसार जो दलित पैंथर्स उभर कर सामने आए, उनके भीतर भी कम्युनिस्टों के रास्ते पर चलने या कम्युनिस्टों की तरह संघर्ष करने या कम्युनिस्टों से नजदीकी बनाने के सवाल पर विभाजन हुआ। और इस विभाजन में जो एक बुनियादी बात थी वह यह थी कि दलित पैंथर्स का एक खेमा यह कह रहा था कि हमें बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, और दूसरे खेमे के भीतर कुछ हद तक जन संघर्ष का रुझान दिख रहा था। और आनंद तेलतुंबड़े इस बात पर जोर देते हैं कि बाद के दौर में जो बहुत सारे नेता हिंदुत्व की राजनीति के खेमे में गए, उन्होंने भी इस तर्क को मजबूती देने की कोशिश की कि एक तरीके से अंबेडकर जो थे वो पूरी तरीके से कम्युनिस्टों के खिलाफ थे। और ऐसा कहकर उन्होंने अपनी राजनीति को वैधता प्रदान करने की कोशिश की। और इस संदर्भ में वो नाम भी लेते हैं, रामविलास पासवान का वो उल्लेख करते हैं, रामदास अठावले का वो उल्लेख करते हैं, उदित राज का भी वो उल्लेख करते हैं। हालांकि उदित राज के बारे में हम वर्तमान में जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए हैं। तो जो आनंद तेलतुंबड़े हैं उनका इस बात पर जोर है कि एक इस तरीके की स्थिति बनाई गई जिससे ऐसा लगने लगा मानो कि अंबेडकर का कम्युनिस्ट विचारों के खिलाफ होना एक सूत्र है, एक स्वप्रमाणित सूत्र है, इस पे किसी सवाल की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आनंद तेलतुंबड़े का जोर इस बात पर है कि यह एक गलत समझ है। और अगर हम अंबेडकर के जीवन के विभिन्न दौरों को देखेंगे तो हम यह पाएंगे कि कम्युनिस्टों की आलोचना उन्होंने की, मार्क्सवाद पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए, लेकिन वो लगातार उसके साथ इंगेज करते रहे। और अपने जीवन के शुरुआती चरण से लेकर अपनी मृत्यु के 2 महीने पहले तक जो उन्होंने एक अपने विचारों की यात्रा की, उसमें मार्क्सवाद के साथ उनके इंटरेक्शन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि अपने जीवन के 2 महीने पहले उन्होंने मार्क्स और बुद्ध पे एक व्याख्यान दिया था। तो ये एक तरीके से उनकी रुचि को भी दिखाता है कि वो यह मानते थे कि इस विचार में कुछ ऐसी बात है जिसे इंगेज करने की ज़रूरत है। तो आगे हम अगले एपिसोड में इस बात पर विचार करेंगे कि किस तरीके से आनंद तेलतुंबड़े अंबेडकर के जीवन के विभिन्न दौरों के बारे में बताते हैं, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान के कम्युनिस्टों से या भारत के मार्क्सवाद से एक तरह का इंटरेक्शन किया, और किस तरीके का रुख कम्युनिस्टों का रहा अंबेडकर के प्रति। और आगे हम यह भी देखेंगे कि किस तरीके से आनंद काफ़ी तीखे तरीके से कम्युनिस्टों की गतिविधियों को भी प्रश्नांकित करते हैं। तो अगले एपिसोड में मैं इस चर्चा को जारी रखूंगा और हम इस पहलू पर ज़्यादा विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार।